का घना अंधेरा, अफ्रीका के आसमान में हजारों किलोमीटर दूर उड़ते 4 सैन्य विमान, नीचे एक एयरपोर्ट जिस पर कब्जा था दुनिया के सबसे बेरहम तानाशाहों में गिने जाने वाले ईदी अमीन का। और उस एयरपोर्ट के एक हॉल में बंद थे 102 यहूदी बंधक, जिनके सिर पर हर गुजरते मिनट के साथ मौत मंडरा रही थी। आतंकवादियों ने साफ चेतावनी दे दी थी, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो एक एक बंधक को गोली मार दी जाएगी। पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी थी। किसी को भरोसा नहीं था कि इजरायल अपने नागरिकों को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती पर हमला करने की हिम्मत करेगा। लेकिन तभी इतिहास ने करवट ली। आसमान से उतरे कुछ कमांडो, जिनकी अगुवाई कर रहा था एक ऐसा सैनिक जिसका नाम आने वाले दशकों तक इजरायल की बहादुरी का पर्याय बन गया। योनातन योनी नेतन्याहू, वही योनी जो आज के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई हैं। कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की फौलादी सोच, आतंकवाद के खिलाफ उनका अड़िग रवैया और किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करने का संकल्प कहीं न कहीं उसी भाई की शहादत से जन्मा है। उस रात योनी ने अपनी सीने पर गोली खाई, लेकिन आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। कुछ ही मिनटों में ऐसा ऑपरेशन पूरा हुआ जिसे आज भी दुनिया के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में गिना जाता है। आखिर कैसे इजरायल ने ईदी अमीन जैसे खूंखार तानाशाह और आतंकवादियों को उनकी ही जमीन पर मौत दी? कैसे हजारों किलोमीटर दूर जाकर मौत के जबड़े से अपने नागरिकों को जिंदा वापस ले आया? और क्यों इस मिशन ने बेंजामिन नेतन्याहू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब तेल अवीव से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की एक फ्लाइट को फिलिस्तीनी और जर्मन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। 29 जून 1976 तेल अवीव के बेग गुरियन एयरपोर्ट से एक सामान्य सी उड़ान ने उड़ान भरी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटे दुनिया के सबसे साहसी सैन्य अभियान की नींव रखने वाले हैं। ये एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 थी, जिसका अंतिम पड़ाव फ्रांस की राजधानी पेरिस था। विमान ने रास्ते में एथेंस में स्टॉप लिया, जहां कुछ और यात्री सवार हो गए। लेकिन इन्हीं यात्रियों के बीच 4 ऐसे चेहरे भी थे जिन्होंने पूरी दुनिया को बंधक बनाने की तैयारी कर रखी थी। इनमें 2 फिलिस्तीनी आतंकी और 2 जर्मन उग्रवादी शामिल थे। विमान ने जैसे ही दोबारा उड़ान भरी, कुछ ही देर बाद केबिन में चीखें गूंजने लगी। हथियार निकल चुके थे, पायलट के सिर पर बंदूक तान दी गई थी और ऐलान कर दिया गया था, अब ये विमान हमारे कब्जे में है। उस पल से विमान में बैठे हर शख्स की जिंदगी आतंकियों की उंगली के इशारे पर चलने लगी थी। यात्रियों को सीटों पर सिर झुकाकर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, किसी को उठने की इजाजत नहीं थी। हवा में उड़ रहा वो विमान अब एक चलता फिरता जेल बन चुका था। आतंकियों ने पहले विमान का रुख लीबिया की तरफ मोड़ा और वहां थोड़ी देर रुकने के बाद उसे सीधे अफ्रीका के युगांडा स्थित एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। ये कोई संयोग नहीं था। एंटेबे इसलिए चुना गया क्योंकि वहां सत्ता थी ईदी अमीन की, जो उस समय दुनिया के सबसे निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता था। उस पर अपने विरोधियों की बेरहमी से हत्या कराने, हजारों लोगों को मरवाने और नरभक्षण तक के आरोप लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि ईदी अमीन फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन का खुला समर्थक था। इसलिए आतंकियों को पूरा भरोसा था कि युगांडा पहुंचते ही उन्हें सरकारी सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। एंटेबे एयरपोर्ट पर युगांडा के सेना ने आतंकियों का विरोध करने के बजाय उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल उनके लिए एक अस्थायी जेल में बदल गया था। इसके बाद आतंकियों ने यात्रियों की पहचान शुरू की, जिनके पास इजरायली पासपोर्ट नहीं था या जो यहूदी नहीं थे। उन्हें धीरे धीरे छोड़ दिया गया, लेकिन 100 से ज्यादा इजरायली और यहूदी यात्रियों को वहीं रोक लिया गया। इतिहास के सबसे दर्दनाक दृश्यों में से एक फिर दोहराया गया। दशकों पहले नाजी जर्मनी में ही जिस तरह यहूदियों को अलग लाइन में खड़ा किया जाता था, लगभग वैसा ही दृश्य एंटेबे एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा था। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तक को बंदूकों की नोक पर बंधक बना लिया गया था। हर बीते दिन के साथ उनका डर बढ़ता रहा था। अब आतंकियों ने अपनी असली मांग सामने रखी।
उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अपनी जेलों में बंद दर्जनों फिलिस्तीनी और दूसरे आतंकवादियों को रिहा नहीं करता है तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। इजराइल के सामने ऐसी दुविधा पहले कई बार आई थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। एक तरफ 100 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की जान थी और दूसरी तरफ वो सिद्धांत जिस पर इजराइल हमेशा से कायम रहा था, आतंकवाद के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। कैबिनेट की बैठकें लगातार चल रही थीं, हर विकल्प पर चर्चा हो रही थी, बातचीत भी जारी थी, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। आतंकियों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया था। उधर जब यरूशलेम में नेता फैसले पर बहस कर रहे थे, तब इजरायली वायुसेना का एक स्क्वाड्रन बिना किसी आदेश का इंतजार किए चुपचाप अपना काम शुरू कर चुका था। वो था C-130 हरक्यूलिस विमान उड़ाने वाला स्क्वाड्रन को शुरुआत से ही एहसास हो गया था कि अगर सरकार सैन्य कार्रवाई का फैसला करती है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के कंधों पर आने वाली है। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तैयारी जो किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। अफ्रीका के हर संभावित रास्ते का अध्ययन किया गया। ये देखा गया कि किन देशों के रेडार सक्रिय हैं, कहां से उड़ान भरने पर पकड़ में आने का खतरा कम होगा, कितने ईंधन की जरूरत पड़ेगी और वापसी कैसे होगी। सबसे बड़ी चुनौती लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित एंटेबे तक बिना पकड़े पहुंचना। अगर रास्ते में किसी भी देश ने इन विमानों को पहचान लिया तो पूरा मिशन शुरू से पहले ही खत्म हो सकता था। कई दिनों तक लगातार अभ्यास चलता रहा। पायलट्स ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की ट्रेनिंग की ताकि रेडार उन्हें पकड़ ना सके। कमांडो बार बार एयरपोर्ट के नक्शे पर अभ्यास करते रहे। उन्हें हर सेकंड का हिसाब याद कराया गया। कौन पहले उतरेगा, कौन टर्मिनल में घुसेगा, कौन बंधकों को बाहर निकालेगा और कौन युगांडा की सेना को रोकेगा। हर भूमिका पहले से तय थी। मिशन में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक का मतलब था 100 से ज्यादा बंधकों की मौत। आखिरकार इजराइल की सरकार ने इतिहास का सबसे जोखिम भरा फैसला लिया। बातचीत नहीं, सीधा हमला। ऑपरेशन को हरी झंडी मिल गई। 4 C-130 हरक्यूलिस महावाहक विमान तैयार किए गए। इनमें इजराइल की सबसे प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स सायरेट मटकल के कमांडो सवार थे। इस पूरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल योनी नेतन्याहू, यानी कि नेतन्याहू के बड़े भाई। असली कमाल अभी बाकी था। एंटेबे एयरपोर्ट पर युगांडा के सैनिक हर समय तैनात रहेंगे, इसलिए दुश्मन को धोखा देने की ऐसी योजना बनाई गई जिसकी आज भी सैन्य अकादमियों में चर्चा होती है। हरक्यूलिस विमान के अंदर एक काली मर्सिडीज और कई लैंड रोवर गाड़ियां लोड की गईं। उस दौर में ईदी अमीन अक्सर काली मर्सिडीज में चला करते थे। योजना ये थी कि विमान उड़ते ही ये गाड़ियां बाहर निकलेंगी और पहली नजर में युगांडा के सैनिक यही समझेंगे कि शायद खुद ईदी अमीन का काफिला आया है। इस कुछ सेकंड के भ्रम का फायदा उठाकर कमांडो सीधे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। योजना लगभग वैसी ही चली जैसे बनाई गई थी। रात के अंधेरे में विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरे, गाड़ियां बाहर निकली और तेजी से टर्मिनल की ओर बढ़ गईं। शुरुआती कुछ पलों तक युगांडा के सैनिक पूरी तरह भ्रमित रहे। इसी मौके का फायदा उठाकर कमांडो टर्मिनल के भीतर पहुंच गए और आतंकियों पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में कई आतंकी ढेर हो चुके थे और बंधकों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही युगांडा की सेना को समझ आ गया कि ये कोई सरकारी काफिला नहीं बल्कि इजराइल का हमला है। इसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर गोलियों की गूंज फैल गई। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसी भीषण मुठभेड़ में सबसे आगे बढ़कर अपने साथियों का नेतृत्व कर रहे थे योनातन नेतन्याहू दुश्मन की गोली का निशाना बन गए। गोली उनके सीने में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को मिशन पूरा करने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन तब तक उनका मकसद पूरा हो चुका था। करीब 53 मिनट तक चले इस पूरे ऑपरेशन में आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। युगांडा की सेना को भारी नुकसान पहुंचा और 102 बंधकों को सुरक्षित विमान में बिठाकर इजराइल रवाना कर दिया गया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि इजराइल अपने नागरिकों को बचाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती पर भी जाने से पीछे नहीं हटेगा। और इस मिशन का सबसे बड़ा चेहरा बने योनी नेतन्याहू।
जिनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए इजराइल के इतिहास का अमर नायक बना दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।